नमस्कार। आज के धुआंधार और शानदार सेशन के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली आज का जो पॉइंट होगा उसमें मिक्स वाला पॉइंट है। मिक्स का मतलब आप यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा जो है इसमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, लेकिन आपको कम से कम एनालिसिस में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सारे मिक्स में संधि के प्रश्न भी हैं, समास भी, उपसर्ग भी है, रस भी है, छंद भी है, अलंकार हैं, सारी चीज़ों को भाषा को लेकर के भी इसमें यहाँ पर लिया है। और बेसिकली जिस चीज़ को इसमें यहाँ पर फॉलो अप किया गया है वो अदर स्टेट को फॉलो अप किया गया है। और उस अदर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी यहाँ पर क्या स्थिति बनती है कि जब अगर इस प्रकार के प्रश्नों से यदि हमको सामना करना पड़े तो हम जो है वहाँ पर कहाँ जा कर के टिकेंगे। ऐसे ही प्रश्नों के लिए जो है आपका आज के इस शानदार वाले एपिसोड में स्वागत है। और आप शुरू करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। नंबर 1 प्रश्न आपके पास यहां पर है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। इसका मतलब आपके पास 4 पॉइंट आएंगे। पॉइंट नंबर 1, सामान्यतया वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य और कर्म क्रिया आदि को विधेय कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। पॉइंट नंबर 3, रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 तरह के वाक्य माने गए हैं, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। और चौथा ऑप्शन आपके पास, हिंदी में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसका उत्तर जो है आप क्या देंगे कि इन चारों सेंटेंस में से आपको असंगत क्या लग रहा है। ये जो जोन है वो आपके पास यहां पर राजस्थान अदर स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन नो डाउट प्रश्न होता है, प्रोफेसर होते हैं। और आजकल ये नहीं रह गया कि आपके पेपर जो है वो केवल एमपी वाले बनाएंगे या केवल यूपी वाले बनाएंगे। ये जो है सारा कभी भी कहीं पर भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे। ऐसी स्थिति में जो है इसका आंसर आप यहां पर क्या लोगे वो जल्दी से मुझे आप दीजिए इसका आंसर, क्योंकि आज का सेशन वास्तव में आपको एक पानी की बोतल साथ में लेकर के चलना चाहिए। और पूरे समय जो है वो एक बोतल पानी आराम से जो है 1 घंटे के सेशन में, 40 मिनट के सेशन में फिनिश होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि मेहनत की ज़रूरत तो है। अब इस मेहनत में आंसर में जो है आप रिस्पॉन्स करिए, चाहे उत्तर गलत होगा चाहे सही होगा, उस बात से न डरें। लेकिन ये भी किसी कंपटीशन एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं तो मौका न चूके, लगाए अपना उत्तर, हिम्मत करके जो है आप इसका आंसर दें कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर अपन यहां पर देखें तो पहला वाला जो इसका आंसर है वो यहां पर सही है। सही का मतलब ऐसा होता है कि उसने तो अपने को कहा कि यहां से असंगत छांटो, तो पहला वाला पॉइंट आपके पास सही है। सामान्यतः कोई भी जब वाक्य की बात करते हैं उस वाक्य में जो कर्ता होता है इस कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और उसमें जो वहां पर अगला पॉइंट उसने कहा कि जो कर्म और क्रिया होती है आदि को विधेय कहते हैं, इसलिए बात आती है कि वाक्य के 2 अंग या 2 घटक हैं। पहला वाला सही है। दूसरा वाला, वाक्य की रचना से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। तो बेसिकली कृष्णा ने और जो है इसमें यहां पर पारस ने इसका आंसर देने का प्रयास किया है। तो वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। ये पॉइंट जो है वो आपके पास, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा इस पर विचार करना है। उसके पहले चलते हैं, रचना की दृष्टि से हिंदी में वाक्य 3 तरह के माने गए हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ये भी सही है। हिंदी में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ये भी है, क्योंकि मैं कई बार कहता था कि जिस दिन पद की परिभाषा अगर आ जाएगी वो आपको जो है वहां पर लीडिंग दिलाएगी, नो डाउट यहां पर पूछेंगे। अब ऐसी दृष्टि से ये वाला जो पॉइंट आपके पास है यहां पर वो जो है वो रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, असंगत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा न होकर के आपके पास यहां पर संश्लेषणात्मक से वियोगात्मक की तरफ जाता हुआ कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या लेना चाहिए था, तो यहां पर इसका आंसर लेना चाहिए था बी। बिल्कुल कृष्णा के द्वारा जो है इसका यहां पर सही जवाब दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न एक से बढ़कर के एक ऐसे ही धुआंधार वाले मिलेंगे। अब आप अपने आप को देख लो कि हम कहां हैं। एक प्रश्न भी आपको कहां ले जाएगा वो आप ही जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पॉइंट आपके पास आता है
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पॉइंट नंबर बी, क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। पॉइंट नंबर आपके पास सी, हिंदी में क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। और पॉइंट नंबर डी, समुच्चय बोधक शब्द अविकारी हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसको जो है आप यहां पर बताएं जल्दी से, स्पीड से इसका आंसर जो है वो आप बताएं कि यहां पर क्या होगा। क्या इसका उत्तर ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है। और यदि आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई अगर कर रखी है तो हम ये मानते हैं कि आप ये चीजें सब कुछ पढ़ चुके हो। फिर यहां पर आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपका एक एटीट्यूड बन गया, एक प्रश्न, छोटा ऑप्शन, फटाफट खत्म। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में यहां पर आपके पास प्रश्न आने लगते हैं, हाथ पैर फूलते हैं। इसमें जो है यहां पर जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा। मतलब यहां पर भी मान कर चले कि आप लोगों की गाड़ी अटक रही है, तो इसका मतलब है कि अभी अपने को और भाषा को लेकर के पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। चलिए, यहां पर बिल्कुल ही परिभाषा यहां पर सही है। क्रिया विशेषण की परिभाषा ऐसी होती है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो विशेषण है वो आमतौर पर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर यहां पर क्रिया विशेषण और क्रिया अविकारी शब्द है, ये सेंटेंस गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्रिया है वो आमतौर पर आपके पास विकारी शब्द है, और जब अगर हम यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो ये तो अविकारी है, लेकिन क्रिया नहीं है। इसलिए इसने इसमें से यहाँ पर कहा था कि आप गलत को छाटिए, तो इसका उत्तर जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर बी। क्योंकि जब अगर आप क्रिया के, वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मुख्यतः कौन से दो भेद होते हैं, तो उत्तर जाता है आपके पास दो, एक नाम सकर्मक और एक अकर्मक। और उसने कहा कि समुच्चय बोधक अविकारी है, आंसर है यस। क्योंकि अविकारी शब्द जब आप कहते हो कि ये चार प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने वहां पर कहा कि एक क्रिया विशेषण आ गया, एक संबंध बोधक आ गया, एक समुच्चय बोधक आ गया और एक विस्मयादि बोधक, उस परिस्थिति में आपके पास यहां पर आता है कि यस, ये इसका आंसर था। लेकिन यहां केवल एक शब्द से ये आपके पास गलत होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रश्नों का लेवल अगर आप देखोगे तो दिन प्रतिदिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जिन परंपराओं से चले आ रहे हैं वो प्रश्न आपको सदा मिलेंगे, ऐसा जो है वहां पर नहीं है। तो इन प्रश्नों की भी आप यहां पर तैयारी करें। अगला पॉइंट, छप्पय छंद विषयक कौन सा कथन असंगत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आंसर इसमें दे पाएंगे प्रॉपर तरीके से। छप्पय छंद विषयक कौन सा कथन असंगत है, प्रश्न आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट, छप्पय की गणना अर्धसम छंदों में की जाती है। दूसरा, इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जनरली इस प्रकार के सेंटेंस आना चालू हो गए अब। नंबर 3, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। नंबर 4, छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली जो कक्षा गई उसके बिहाव पर आज इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा। छप्पय छंद विषय कौन सा कथन असंगत है, मतलब यहां पर इनमें से जो है आपको ये देखना है कि कौन सा कथन छप्पय छंद से संबंधित नहीं है। फास्ट आंसर अब इसमें तो जो है वो आपको देना चाहिए, इसमें जो है वो आपका आंसर यहां पर आना चाहिए। बिल्कुल, इसमें यहां पर शंकर ने आंसर दिया है, वो है आपके पास ए। और जल्दी से स्पीड से जो है हिम्मत करें और दें इसका आंसर। कुशवाहा ने भी आंसर दिया है, वो है आपके पास ए। तो बिल्कुल यहां पर सही बात है, क्योंकि ये अर्धसम छंद नहीं है। बेसिकली जो छप्पा है, यहां अगर ऐसा आ जाता कि ये विषम छंद है तो आंसर है यस। अगर यहां ऐसा आ जाता कि ये संयुक्त छंद है तो आंसर है यस। यदि यहां ऐसा आ जाता कि ये उपजाति छंद हैं तो आंसर है यस, लेकिन अर्धसम नहीं है। अब इसमें यहां पर इसको याद रखने का एक ट्रिक था आपके पास कि जब अगर आप इसकी बात करते हो छप्पय की, तो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। तो रोला के इसमें 4 चरण ये आ गया, फिर यहां पर उल्लाला के इसमें 2 चरण ये जो है आपके पास आ गया, और कुल 6 चरण होते हैं ये आपको पता है। और इसमें बेसिकली 2 नाम आप अच्छे से जानते हो, एक आपके पास कुंडलिया और दूसरा आपके पास यहां पर कौन सा, छप्पय। ठीक,
तो इस प्रश्न का आंसर आपके पास क्या था? तो इसका आंसर जो है ए था। जिन लोगों ने यहां पर दिया है वो बधाई के इसमें पात्र हैं। आगे की तरफ अगला प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आपको आना चाहिए। अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, क्या लगाओगे इसका उत्तर? इसका उत्तर जो है वो क्या लगाओगे? ए अनाचार, बी प्रतिदिन, सी एकाएक, या डी जो है भरपेट। इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। गुप्ता ने इसका आंसर दिया है वो है डी भरपेट, और डी साहू ने भी आंसर दिया डी, शंकर गुप्ता ने आंसर दिया है डी, कुशवाहा ने आंसर दिया है ए। मेरे भाई जो लोग यहां पर ये आंसर ले रहे हैं वो तो इसका 100% आंसर है। और ऐसी स्थिति में भरपेट, पेट भर के, एकाएक, एक के बाद एक, दिनों प्रतिदिन, दिन दिन, ये जो पॉइंट आपके पास है ये तीनों इसके आंसर है। अनाचार, न आचार, ये इसका आंसर आपके पास नहीं है। बेसिकली अगर इसके जाने की संभावना रहेगी तो एक आपके पास यहां पर इसके लिए जो जोन होता है वो एक अलग प्रकार का, जहां पर जब अपन बात करते हैं न तत्पुरुष समास, उसके अंतर्गत जो है ये जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर जिन लोगों ने ए दिया बिल्कुल यहां पर बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर है, अच्छा प्रश्न सॉल्यूशन में अपन ले चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर गलत नहीं देंगे। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ए, बी, सी या डी? क्या लगाएंगे इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो क्या लगाएंगे? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, और क्या आपके पास यहां पर डी है? शिखा ने आंसर दिया है इसका डी। जल्दी से, मजेदार सेशन है, उठाइए, शानदार वाला जो है इसका लुत्फ उठाइए और आंसर दीजिए। आना चाहिए संधि जैसे टाइटल हो। मैं तो आपकी बटन जो है बहुत स्पीड के साथ दबनी चाहिए। इसका आंसर जो है कुशवाहा ने दिया है वो है डी। देखिए बेसिकली ये पॉइंट आपके पास यहां पर ये सही है व्यंजन संधि के कॉन्टेक्स्ट में। व्यंजन संधि का सबसे शानदार वाला एग्जाम्पल, सबसे शानदार वाला एग्जाम्पल, जहां पर आमतौर पर ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें इसमें यहां पर चेंज होती है। शानदार ऑप्शन है आपके पास। ये वाला भी जो है आपके पास यहां पर व्यंजन में सही है, लेकिन ये क्या था कि जब अगर हम यहां पर इसको परिच्छेद को अगर वो करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है वो च यहां से गायब होता है। तो ये ऐसी स्थिति में ये ऐसा होता तो ज्यादा सही होता, परि प्लस छेद। अब देखिए कुछ दिनों पहले बिहार में एग्जाम हुई, वहां परिच्छेद वाला आया। राजस्थान में जब एग्जाम होती है 17 मार्च 24 को, तो वहां पर परिच्छेद शब्द आया। और मैंने आपको इसका एक डीप वाला आंसर भी आपको बताया था कि बाई चांस व्यंजन में भी यदि अगर आपको बहुत अंदर की तरफ ले जाता है तब उसका उत्तर जो है वो आपको क्या लगाना चाहिए, इस बात का अंदाजा आपको होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास किसमें सही नहीं है, आंसर है आपके पास यहां पर इसमें सही नहीं था। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए अच्छा था। आगे वाला प्रश्न जो है इसमें यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ओहो शानदार चैप्टर, इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है? ए, विभाव के दो भेद किए जाते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 3, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। डी, प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। क्या उत्तर लोगे? जल्दी से आप इसका आंसर जो है मुझे दीजिए, जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? बी, साहू जी बी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है इसका आंसर डी दे रहे हैं, और प्रशांत ने इसका उत्तर बी दिया, और शिखा ने इसका उत्तर बी दिया। मतलब इस क्वेश्चन ने आपको अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से जो है कुश्ती में धुआंधार तरीके से आपको पलटा दे दिया, जबकि बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। बिल्कुल ये 100% सही बात है कि विभाव के दो भेद होते हैं और आलंबन और विभाव। ये बेसिकली आपके पास यहां पर अगर आपको भरत मुनि का रस सूत्र याद आ जाता, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रास रस्य निष्पत्ति, वो लाइन है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, आंसर है यस। लेकिन जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जबकि यहां पर ऑप्शन क्या था, एक शब्द से मतलब प्रश्नों का ट्रेंड हमारे यहां पर भी और बाहर भी अब इस प्रकार का आने लग गया है कि पूरा सेंटेंस आपको गलत ना देकर के केवल एक शब्द आपको गलत देते हैं, और आपको जो याद होते हैं तो कितना कंसंट्रेसी पावर के साथ जो है आपको याद है उस बात को चेक करते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा, इसका उत्तर ये, क्योंकि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, जिसके प्रति जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। और तब वहां पर आप कहते हो कि जो आपके पास आलंबन वाला पॉइंट है वो भी आपके पास दो प्रकार में जाता है, एक आपके पास आश्रय, दूसरा आपके पास विषय। इस प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए था। अब आपने क्यों गलत किया वो जो है आप देखें अपने आप को कि मौका मिलेगा एग्जाम देने का, उस समय जो है हम यहां पर किंतु परंतु में न रहें। अगला क्वेश्चन, अगला जो है आपके पास यहां पर बुक के बारे में है, हिंदी व्याकरण कल आज और कल के नाम से सारे कर्मचारी चयन मंडल अपना जो मध्य प्रदेश का है उसके सारे प्रश्नों का धुआंधार तरीके से इसमें समावेश है, ये आपके लिए जो है अवेलेबल है। अगला प्रश्न, अच्छा इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सही देंगे। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है, धावक, पाठक, सप्तक, लेखक? इसका आंसर जो है वो आप क्या देंगे? इसका आंसर जो है वो आप लोग क्या देंगे इसमें? बिल्कुल बहुत स्पीड से जो है यहाँ पर साहू जी ने आंसर दिया है और वो बिल्कुल सही है। और आगे की तरफ अगर अपन यहाँ पर बढ़े तो और कुछ लोग आंसर यहाँ पर दीजिए, जल्दी जल्दी स्पीड से दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको टाइम बचाना है, ऐसे प्रश्नों में आपको समय बचाना है, टाइम बचाना है ना। तो यहां पर धावक में बिल्कुल है, पाठक में बिल्कुल है, लेखक में बिल्कुल है, लेकिन सप्तक वाला जो पॉइंट है उसमें यहां पर अक प्रत्यय नहीं है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है वो सही है, बाकी लोग जो है वो देखें कि अपने से कहां मिस्टेक हो गई, क्यों जो है अपन ने इसको गलत किया। समझ रहे ना? इसीलिए मैंने कहा था कि आज का सेशन धुआंधार रहेगा, और वास्तव में आप अपने आप को पूरे सीपीयू को एक बार हिला करके देख लेना कि और क्या करने की आवश्यकता है, रिपीटिशन करने की आवश्यकता है फास्ट मोड में। नेक्स्ट पॉइंट, ओहो शानदार, मुझे लगता है कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द हैं? यहां पर जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्लस का साइन है, वर्षा प्लस ऋतु, और यहां पर भी प्लस का साइन है, 1 + 1। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? जल्दी से आंसर दें। वर्षा प्लस ऋतु, 1 + 1, सत प्लस आचार, नी प्लस स्था। इसका आंसर जो है बिल्कुल, अब यहां पर देखो क्या होगा पता है, हम जानते हैं कि आपके लिए जो है ये क्वेश्चन 12 बजा की जाएगा आपके, हमें जानते हैं, हम इतना भी जानते हैं कि ये वाला पॉइंट भी जो है वो आपको 12 बजा करके जाएगा। लेकिन कम से कम आप इतना तो जानते हो कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपको आता था, और जब अगर आपको ये आता है तो 1 + 1 को जब आप 1 1 बनाते तब ऐसी स्थिति में ये पॉइंट जो है वो आपके पास यहां जाता। तो इसलिए यहां सिंगल पॉइंट था, जबकि ये डबल जाएगा, तो वृद्धि के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपके पास ये वाला पॉइंट गलत था। ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास वर्षा प्लस ऋतु, जिस प्रकार से आपके पास सप्तर्षि वाला एग्जाम्पल है उस आइडियोलॉजी वाला था, ये आपके पास सत प्लस आचार, ये व्यंजन संधि का एक धुआंधार वाला एग्जाम्पल जहां पर नी प्लस स्था बराबर निष्ठा होता है।
तो इसका आंसर आपके पास क्या है? बी। मतलब ये प्रश्न आपको ये सिखाता है कि जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता हो, लेकिन जो आपको आता था वो उसने गलत लिख दिया तो कम से कम उसको छांटने के योग्य तो बन जाए। इसको कहते हैं आंसर एलिमिनेट पद्धति, जिसकी सहायता से हमारी यहां पर हम प्रश्नों को गलत करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। तो इसका उत्तर क्या गया आपके पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न, ये तो आप दे देंगे बहुत स्पीड से, जल्दी से इसका उत्तर दो। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस आचार्य का है? विश्वनाथ का है, कुंतक का है, आनंदवर्धन का है या पंडित जगन्नाथ का है? यह आंसर जो है वो आपके पास किसका है? जल्दी से जो है आप बताएं। इसमें सीखा ने आंसर दिया, वो है विश्वनाथ। और इसके अलावा जल्दी से आप आंसर दो स्पीड से, क्योंकि ये कोटेशन तो याद होगा आप सबको, हम मान करके चलते हैं कि आप सब लोगों को याद हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? पारस ने दिया ए, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आप जो है वो यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं। बेसिकली आप इसमें और एक सेंटेंस जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम, उसमें अंतर नहीं कर पाए। और आपने ये जो सेंटेंस दिया, चूंकि आपके माइंड में विश्वनाथ शब्द था इसलिए आपने आंसर ये लगा दिया, पर माइंड में ये तो सोचना था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, जैसे टाइटल के पास खड़ा होने वाला विद्वान था विश्वनाथ, जबकि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के पास खड़ा होने वाला विद्वान पंडित राज जगन्नाथ जो है इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास यहां पर डी है, न कि इसका उत्तर जो है वो ए है। बिल्कुल प्रशांत और इन्होंने जो है इसका आंसर यहां पर दिया। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप लोग इसमें मास्टर हैं, पर मास्टर क्वेश्चन आपको कुश्ती लड़ेगा आपसे। राजस्थान का जो है वो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो दें। क्या है? इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग हैं? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? जल्दी से आंसर इसका दें। इसका आंसर क्या है? 9th का प्रशांत का डी, दूसरे कुशवाहा का जो है वो आपके पास यहां पर डी, और डी आंसर जो है आ रहा है। मेरे भाई बंधुओं, जब इस प्रकार का अगर आपके पास पॉइंट आए तो ये टाइटल इस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ाया गया था आपके पास यहां पर अन प्लस उपस्थित से। नो डाउट आपने आंसर सही है कि आपने इसको नहीं चुना। ये वाला पॉइंट जिस आइडियोलॉजी से बनाया गया था वो टाइटल है आपके पास यहां पर अन प्लस उचित। ऐसे समय मेरे विद्वानों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब अगर हिडन छुपी हुई चीज में से यदि कोई निकालने की बात करता है तो इसका आंसर जो है वो यहां से निकलता, और ये जो है आपको इसमें कौन मदद करता? तो आंसर आता है कि यण संधि तुमको मदद करती कि बेटा सही उपसर्ग निकालना चाहे तो सही जो है बिल्कुल यहां पर लॉजिक के साथ पड़ा हुआ है वो टाइटल है आपके पास अनुप्लसिक्षण। अच्छा, ये प्रश्न भी जो है वो झटका दे गया, उम्मीद नहीं थी, दे तो गया। मानना तो पड़ेगा कि प्रश्न में दम तो था। मतलब हमने सीधा खाने के पीछे गए और जो है उसको वहां से आंसर निकाल करके पटक दिया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका यहां से बड़ा पावरफुल आंसर क्या था? तो वो है आपके पास अन्वीक्षण। जब सीधा सीधा उत्तर लगाने का मौका मिले ना तो थोड़ा सा ध्यान देना वहां पर कि कहीं अपन गलती न कर जाएं। अगला पॉइंट, कौन सा विकल्प असंगत है? ए, मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा से रिलेटेड, बी, मालवी पूर्वी राजस्थानी, सी, ढूंढानी या ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थानी, और एक आपके पास यहां पर आता है मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। ये जो है भाषा के अंतर्गत जब पॉइंट को पढ़ते हैं तब आपको बकायदा एक राजस्थान का मैप बना करके बताया जाता है कि इस प्रकार का प्रश्न कभी न कभी मिलेगा। तो बेसिकली इस बोर्ड में यहां पर आ गया, अपने भी काम का है क्योंकि भाषा का चैप्टर अपने इसमें भी यहां पर है। तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? क्या बी आएगा? बिल्कुल सही जवाब।
मानना पड़ेगा प्रशांत कुशवाहा ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, क्योंकि इसको पता है जब अगर आप मालवा का, जब आप राजस्थान का मैप बनाते हो तो ये जो आपका मध्य प्रदेश होता है, उस मध्य प्रदेश में जो राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है, जो दक्षिण वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं छूता है आपके मालवा के पठार को। तो ये मालवी जब आदर नेम लेकर के आती है तो दक्षिणी राजस्थानी नाम लेकर के आती है, न कि पूर्वी राजस्थानी लेकर के आती है। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आमतौर पर आपके पास यहां पर दूसरा जो पॉइंट होता है जयपुरी, वो वाला पॉइंट इसका हिस्सा होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसमें यहां पर 100% जो पॉइंट गलत था वो आंसर आपके पास क्या था, मालवी, क्योंकि मालवी को हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं और राजस्थान का दक्षिण वाला जो पुट्ठा है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को टच करते हुए जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है यहां पर बी। जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया बी, वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। भाषा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाने वालों प्रश्नों में से एक प्रश्न ये, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? ये आपको पता होगा वैसे, क्योंकि टाइटल जब पढ़ते हैं तब आपके पास इसकी जानकारी होती है। अपभ्रंश मतलब किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। तो उसने कहा कि जो पूर्वी हिंदी है इसमें से कहां पर जाकर के बैठती है? क्या ये पैसाची का हिस्सा है? क्या ये जो है आपके पास अर्धमागधी का है, या फिर आपके पास शोरशेनी का है, या फिर आपके पास मागधी का है? इसका आंसर जो है क्या, जल्दी से फास्ट। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? ए, बी, सी या डी? तो इसमें जो है यहां पर नो डाउट ये प्रश्न भी जो है वो आपको परेशान कर रहा है, पर कोई बात नहीं है। बेसिकली जब अगर आप पूर्वी हिंदी की बात करते हो तो पूर्वी हिंदी का कनेक्शन है वो टाइटल है आपके पास अर्धमागधी से। और ऐसा ही एक हिडन वाला प्रश्न जब अगर आपके पास आता है और ये अगर पूछ ले कि अवधी का संबंध किससे है? अर्धमागधी से। अगर पूछ ले कि बघेली का संबंध किससे है? अर्धमागधी से। अगर पूछ ले कि छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? तो अर्धमागधी से है, क्योंकि ये सब सारे टाइटल जिसके अंदर जाते हैं वो पॉइंट आपके पास है पूर्वी हिंदी। इसलिए इसका सटीक आंसर जो है वो क्या गया? तो आंसर है आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, अलंकार विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो इस पर गोला लगा लो। ऑप्शन ए, जब कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णन हो तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। आप अनुमान लगाइए कि सही है गलत है। बी, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। सी, जहां उपमेय का निषेध करके उस पर उपमान का आरोप किया जाए वहां पर अपहनुति अलंकार होता है। और डी, जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है। इन चार में से किसकी परिभाषा गलत है? बताएं। बिल्कुल प्रशांत, सही बात है। इसकी परिभाषा में जो है मैं साइट में हो जाता हूं ताकि आपको पूरे पूरे सेंटेंस देखने का मौका मिल जाए। इसमें से जो है आप उत्तर क्या लेंगे? क्या है आंसर? परिभाषाएं गोल, दुनिया गोल और हम भी गोल। आंसर दो भाई। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? परिभाषाएं चार जगह, एक जगह विभावना अलंकार, एक जगह रूपक अलंकार, एक जगह अपहनुति अलंकार, एक जगह संदेह अलंकार। तो किसकी परिभाषा इसमें से यहां पर गलत है? मतलब इस प्रश्न ने भी आपको जो है वो बहुत नीचे की तरफ ले गया। तो आंसर आपके पास यस। हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं देने की, कोई बात नहीं है, यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा कि जब कारण के न होने पर भी कार्य कोई हो जाता है, विभावना सही है, रूपक वाली परिभाषा सही है, अपहनुति की सही है। लेकिन ये परिभाषा जो संदेह है उसमें यहां पर इस शब्द के बजाय शंका वाला शब्द आना चाहिए था। तो इसलिए यहां पर यह था कि जब जो है उपमेय और उपमान में जब एक समानता होती है और वहां पर शंका की भावना जब प्रकट होती है तब उस पॉइंट को आप जिस नाम से जानते हो कहलाता है आपके पास संदेह। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या था? डी। नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए। इस टाइटल को हम अभी अगली क्लास में देख भी चुके हैं। इसका आंसर क्या? अत्याचार, दुराचार, अध्ययन, दुर्व्यवहार। प्रश्न है इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? जल्दी से, ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए। ऐसे प्रश्न में अगर आप लेट लतीफ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डब्बा गोल है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने की आपको आवश्यकता महसूस होगी। क्या है इसका आंसर? ए कोई दे रहा है, पारस ने, एक कुशवाहा ने दिया है डी, पुनीता ने दिया है डी। बिल्कुल भाई लोग जो ये दे रहे हैं ना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहां लिखा था 2 से अधिक, मतलब वो बात कर रहा है 3 की, तो इसलिए यहां पर 2 थे, अति और आ। यहां पर आपके पास 2 हैं, दूर और आ। इसमें जो है आपके पास यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं। एक है आपके पास अधि और वापस अगेन अधि। ये शब्द जो है वो अधिधीन वाला जो है वो 2 उपसर्ग दे रहा है। एक है अधि और वापस अगेन अधि। और ये वाला जो पॉइंट था उसमें आपके पास एक है दूर, एक है आपके पास यहां पर वो है वी, और एक पॉइंट आपके पास आओ। क्या गजब प्रश्न बनाया। आज तक इस पर जब प्रश्न आता था तो ऐसा प्रश्न आता था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 3 उपसर्ग हैं, और प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 2 से अधिक उपसर्ग, मतलब आपको घुमाया उसने। तब ऐसी स्थिति में जो है यहां पर यह था कि 2 से अधिक, इसका मतलब है कि 3 की बात करी, और तब इसका उत्तर ये लेना था। अन्यथा कई बार कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न आया तो ऐसा ही हमेशा आया कि दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, और दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द में 3 उपसर्ग हैं। तब आपके पास ऑप्शन जाता है दुर्व्यवहार। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न था, लेकिन प्रश्न की समझ न होने से प्रश्न का आंसर गलत हो रहा था। थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें। अवसर एक बार मिलेगा, नहीं तो फिर पछताने के लिए आपको लंबा समय मिलेगा। अवसर एक बार मिलेगा, पछताने के लिए आपको 10 साल मिल जाएंगे, 5 साल मिल जाएंगे, 7 साल मिल जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? खस, या फिर पैसाची, या फिर आपके पास ब्राचड़, या फिर आपके पास सौरसेनी। इसका आंसर तो आपको आना चाहिए क्योंकि सटीक वाला है। अपभ्रंश के भेदों में इसका पॉइंट आपके पास जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? ए खस, या पैसाची, या ब्राचड़, या सौरसेनी। बिल्कुल सही जवाब आकाश ने जो है, प्यासी ने इसका आंसर दिया, वो है आपके पास सौरसेनी। सौरसेनी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहां पर आपके पास पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये टाइटल जो है आपके पास गुजराती, ये सब जिसके अंतर्गत जाते हैं वो है सौरसेनी। मतलब इसका आंसर आपके पास यहां पर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अलंकारों की परिभाषा संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहले में भी हिम्मत नहीं हुई, दूसरे में देखते हैं आप हिम्मत करते हुए नहीं। वो कह रहा है जहां किसी वर्ण या वर्ण समूह का एकाधिकार बार प्रयोग किया जाता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सारी परिभाषाएं सिंपल है, पर आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं वो देखना है। बी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर आपके पास यहां पर जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। और चौथा ऑप्शन, जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाए वहां यमक अलंकार होता है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसमें? 16 4 परिभाषाएं हैं। चारों परिभाषाएं में से मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे तो आंसर देंगे। वेरी गुड। पारस ने और जो है भारती ने इसका आंसर दिया है वो है डी। इसके अलावा और नहीं हिम्मत हो पा रही है, कोई बात नहीं है। यहां पर बिल्कुल वर्ण या वर्ण समूह रिपीट हो जाए तो अनुप्रास कहते हैं, बिल्कुल सही बात। ये शब्द जब भी अगर दिख जाए तो ज्यादा कभी इसमें तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। शानदार वाली ये ट्रिक है कि अगर आपको इसके साथ
ये अगर इसकी परिभाषा को हमेशा सही करना है तो इसका दामन थाम करके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब यहां पर तुलना कर रहे हो दो में, तो ये पॉइंट भी आपके पास सही है। पर यहां क्या था, वो कह रहा है कि एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ ग्रहण करें, तो यमक अलंकार होता है। तो यमक में ऐसा नहीं होता, यहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जब इस प्रकार का पॉइंट होता तो इसकी जगह जो है वो यहां पर अगर ये लिख देता श्लेष, तो ये परिभाषा भी सही हो जाती। तो ये परिभाषा श्लेष की है और ऑप्शन में यमक शब्द अटका दिया है। एक शब्द से ये ट्रेन, कर्मचारी चयन मंडल, एक शब्द तो ठीक है। पिछली बार इसने जब कुछ ऑप्शंस बनाए थे तो वर्णों का गेम खेला था, केवल वर्ण चेंज करता था, शब्द भी नहीं। आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगते थे। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या था, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर डी, क्योंकि जो परिभाषा थी वो आपके पास यहां पर यमक की परिभाषा नहीं थी। नेक्स्ट अगला है आपके पास, ओहो अच्छा प्रश्न है। आप एक हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं तो आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत हैं, वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है। यह अक्षरात्मक लिपि है, लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है, एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें से यहां पर गलत है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका उत्तर जो है वो गलत है? आपको आना चाहिए, किसी भी लेवल के एग्जाम में जो है वो आपके पास स्थिति यहां पर बनती है। क्या इसका आंसर है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? जल्दी से फास्ट, ए बी सी डी। डी आ रहा है आंसर? डी आ रहा है तो आप लोग गलत पोजीशन पर जाकर के बैठ रहे हैं। अगर आप उत्तर डी ले रहे हैं तो आप गलत पोजीशन पर जाकर के बैठ रहे हैं। एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है देवनागरी लिपि, आंसर यस। अरे दो ही नाम याद कर लो, बाकी तो सब ठीक है। हिंदी यस, संस्कृत यस, नेपाली यस, कोंकणी यस। तो ये जो इस प्रकार के आपके पास यहाँ पर जब पॉइंट आते हैं तो ये तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पर आंसर है। इसमें यहाँ पर क्या है, अगर आपने इस पर गौर नहीं किया, वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है, नहीं होता। जब अगर अंग्रेजी में आपको साइकोलॉजी लिखना होता है तो आप ऐसे स्टार्ट करते हो पी से। अगर हमको वहां पर साइकोलॉजी लिखना होता तो इसी प्रकार से स्टार्ट करते उसमें। इसका मतलब है यहां पर कि जब अगर आपकी इसको विशेषताएं पता हो तो आप कहते हो कि प्रत्येक ध्वनि का एक उच्चारण फिक्स है। तो जब अगर फिक्स है तो फिर ऐसी स्थिति में इसका आंसर यहां पर कि वर्णों का एकाधिक उच्चारण नहीं होता। अगर अंग्रेजी में आपके पास यहां पर ये आ जाए और इधर की तरफ अगर आपके पास ये आ जाए, और अगर मैं आपको ये कहूं कि चलिए आप केमल की परिभाषा लिखिए और कमल का जो है वो लिखिए, तब आप ऐसी स्थिति में दोनों के लिए वहां पर आप ये ले लोगे। तो ये ऐसा अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर सटीक वाला क्या था, तो इसका सटीक वाला आंसर जो है वो आपके पास ए वाला है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए मंदाक्रांता संवृत्त छंद है, छंद डिस्कस कर चुके हो, आना चाहिए। बी द्रुत विलंबित संवृत्त छंदों का एक भेद है। सी मंदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है। और डी नगण, दो भगण और रगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। क्या गजब ऑप्शन बनाए। मेरे ये ड्रीम के प्रश्न हैं कर्मचारी चयन मंडल के लिए कि आगामी जो है समय आपको इस प्रकार से यहां पर इसमें मिलेगा, और हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना जो है लाडला इसमें यहां पर लीडिंग मारे। चलो अभी तो अब इसका उत्तर बताओ कि इसका उत्तर आपके पास क्या होगा। 18 नंबर का जो प्रश्न है, इस 18 नंबर के प्रश्न पर आप क्या आंसर दे रहे हैं वो जो है आप बताएं। इसमें क्या इसका उत्तर ए है, क्या बी है, क्या सी है? तो इसका आंसर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है आपके पास यहां पर सी। बिल्कुल, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है, मतलब यहां पर सही नहीं है तो ये सही है। ये वाला पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है, क्योंकि द्रुत उलंबित में आपके पास यहां पर 12 वर्ण होते हैं।
द्रुत विलंबित जो है वो इसलिए जो है आपके पास इसके चारों जो चरण होंगे वो चारों चरण आपके पास बराबर वाले होते हैं। और इस लाइन को टेस्ट करने का तरीका क्या था पता है? जैसे आपके पास है कि दिवस का अवसान समीप था, इस लाइन से जो है वो आप इस वाले चौथे ऑप्शन को यहां पर केवल सही कर पाओगे। एक मैं आपको बता देता हूं, उसने कहा कि एक नगण, आंसर है यस। जो आपके पास नगण होता है उस नगण में आपके पास 3 जो है वो आपके पास ये होते हैं। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट आपके पास है कि मंदाक्रांता में 5-5-7 वर्णों पर यति होता है, नहीं, क्योंकि मंदाक्रांता जो है एक समवृत्त छंद है और इसमें यहां पर प्रत्येक चरण में इसके 17 वर्ण होते हैं, इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहां पर ये रॉन्ग था। प्रश्न का लेवल इतना धुआंधार था कि आप लोगों को भी समझ में आ गया कि हां अभी और जो है रिपीट करना पड़ेगा और बार बार पढ़ने की आवश्यकता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलत मत करना। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सोरठा की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। बी, दोहा और सोरठा दोनों ही अर्धसम छंद हैं। सी, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। डी, सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। जल्दी से इसका उत्तर दो, क्या लगाओगे? इसका उत्तर जो है वो जल्दी से दीजिए कि इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, कौन सा सही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर सही देंगे। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? फास्ट, हिम्मत करो यार, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, जानते हो। और नाम ही था इसका, हालांकि थोड़ा सा चैलेंज सीरीज है आज की, यह मास्टर सीरीज इसमें थी। ऐसे ही प्रश्नों पर तो लीडिंग करना है, तो ही तो हम यहां पर अच्छे ऊंचे पायदानों पर जाएंगे। आंसर देने की हिम्मत कीजिए, या तो गलत होगा या सही होगा। गलत होगा आपने दे दिया, मैंने अगर आपको टोक दिया तो डबल गलत नहीं होगा फिर। फास्ट, क्या आंसर है इसका? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? बहुत सरल प्रश्न है। छंद की आइडियोलॉजी अभी कुछ दिन पहले मैंने यहां पर इसका डिस्कस भी कर लिया है। ओहो, गाड़ी मतलब यह है कि शानदार तरह से अटक रही है। भाई साहबों, ये सही है कि सोरठा एक मात्रिक छंद है। ठीक है, अगर उसमें और ले जाता तो अर्धसम मात्रिक छंद है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। दोहा और सोरठा अर्धसम छंद है, बिल्कुल सही है, अर्धसम मात्रिक छंद है ये। पॉइंट आया, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। आंसर है यस, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। लेकिन आपको पगले उनको इतना फास्ट इसमें आंसर देना चाहिए था। सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 और वो कह रहा है सम चरणों में 11, तो इसने यहां पर उलट दिया। अगर ये ऐसा हो जाता, यहां पर 11 और यहां पर 13, तो ये ऑप्शन भी आपके पास सही था। समझ रहे हैं प्रश्नों का लेवल? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जनरली क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर किसी को भी कहीं भी रटवा दो। ऐसे अगर रट करके भी चले जाए ना तो कुछ नहीं होना है। वहां 12 उसकी बजनी है, 1 भी बजनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड जो है वो लगातार अब एग्जाम हॉल में देखने में यहां पर आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास कि ये 11-13 होता तो ये भी सही था। जरा सा केवल आंसर चेंज करके आपको उत्तर देने पर, न देने पर आपको मजबूर कर दिया। आंसर इसका क्या? आंसर है डी। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके पास है यहां पर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? आना चाहिए, भाषा से रिलेटेड प्रश्न है। हाड़ौती पूर्वी मध्य राजस्थानी की बोली है। चूंकि हमारे इसमें भाषा वाला चैप्टर है, इसलिए इस भाषा वाले पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं अपन। डिंगल को राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप माना जाता है। मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थानी की बोली है। भोजपुरी को बिहारी भाषा के अंतर्गत माना गया है। अब भी मैंने समझाया आगे के प्रश्न में, यदि उसको आपने पकड़ लिया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने के आप कैपेबल हैं। मैंने जो आगे समझाया था, यदि उसको आपने पकड़ लिया तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से दो इसका। मैंने जो आगे समझाया है
उसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपका ध्यान कहाँ है वो आप जाने, लेकिन मैंने अभी ऐसा नक्शा बनाया था, बाकी 4 तो छोड़िए, एक का मैंने नक्शा बनाया था और मैंने यहां लिखा था दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थानी के पास ये लिखा था कि ये मध्य प्रदेश का जो राजस्थान का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को छूता है, तो मालवी का दूसरा नाम जो है वो आपके पास दक्षिणी राजस्थानी है। तो यहां पर वो कह रहा है कि मेवाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, आंसर है यहां पर नहीं। यहां पर आपके पास क्योंकि मेवाड़ी मारवाड़ी ये तो आपके पास यहां पर पश्चिमी राजस्थानी का हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपको यहां क्या लेना चाहिए था, आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बिहाफ पर इसका आंसर लेना चाहिए था सी। ठीक, तो जिन लोगों ने दिया है वो बधाई का पात्र हैं, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए थोड़ा थोड़ा सा वापस, किसी भी एग्जाम में आप तब तैयारी करते हो जब एग्जाम आती है, और आप पहले से यदि लाइन में लगे हुए हो तो उनमें बहुत अंतर आता है। इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन नॉन स्टॉप अपने को जो है वो आगे की तरफ पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, चलो जिन लोगों ने गलती की थी वहां उससे रिलेटेड प्रश्न भी यहां पर आया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? क्या वामन का है, या जयदेव है, या मम्मट है, या फिर विश्वनाथ है? इसका आंसर जो है वो क्या लोगे? ओहो लक्ष्मी, सोचिए विचार कीजिए इस पर। यहां पर वाक्यम रसात्मक काव्यम, वो क्या होता है इसमें कि व से स्टार्ट हो गया, तो इसलिए जो है इसका आंसर यहां पर उसी बिहाफ पर गुजार दें। नहीं, मैंने आगे बताया था, जब आपके पास रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जब आया था, तब वहां पर आप लोगों ने जब आंसर दिया था तो हमने कहा था कि यहां आंसर को विचार करना है। तो इस पॉइंट का आंसर आपके पास यहां पर क्या है? तो टाइटल आपके पास यहां पर विश्वनाथ है, न कि आपके पास यहां पर वामन। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने कहा। और हमारे इसमें एक बार कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये पूछा गया था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कौन सी किताब में लिखा है? यस, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश का यह प्रश्न था कि उसने ये नहीं पूछा कि ये आप बता दो कि किसने लिखा, उन्होंने ये पूछा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। तब यदि अगर आपको याद होता कि विश्वनाथ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण में उसका उल्लेख है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या आंसर है? डी। नेक्स्ट, गलत मत करना। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला जोन जो है वो हम आगे की तरफ ले चुके हैं, हम मानते हैं आप इसका उत्तर सही देंगे। उसने कहा किस विकल्प के सभी शब्द, अपने यहां भी खूब कर्मचारी चयन मंडल में भी खूब प्रश्न ऐसे आते हैं, सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? ए, शब्द तो सारे वैसे ही हैं, अब आप तो इसमें देखो कि जो है 4 में से कौन सा सही है, इसका आंसर दे दो, आना चाहिए। उम्मीद नहीं है कि आप गलत करोगे, और गलत करोगे तो फिर लाइन में लग जाना पढ़ाई लिखने की वापस फिर से। इसका आंसर क्या ले रहे हैं जल्दी से? कुशवाहा ने दिया ए, लक्ष्मी ने दिया सी, और ठीक है। अब यहां पर जो आप आंसर दे रहे हैं, देखो इन दो को तो क्रॉस कर दो, कोई बात नहीं है इसमें। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दो में उसने आपको यहां पर घुमा दिया, इन दो में जो है उसने आपको घुमा दिया। तो जब अगर आप यहां पर बात करते हो इसमें, तो सीनी नहीं होता, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, सनी। तो इसलिए यहां पर इसका जो आंसर है वो क्या है? वो आंसर है आपके पास यहां पर सी। ये जो है यहां इससे जो है गलत करवा दिया। जबकि आप बोलते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि अरे अपन तो यही बोलते हैं, तो ये आप यहां पर नहीं बोलते। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या है? तो इसका आंसर आपके पास यहां पर सी है, सरोजनी, प्रदर्शनी, और आपके पास दायित्व। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में गच्चा मत खाया करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन है। मैं तुम्हारे से उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं करोगे। पॉइंट आगे इसके डिस्कस हो चुके हैं, गलत नहीं होगा। पहला ऑप्शन ए, यह मात्रिक छंद है। बी, इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा छप्पय छंदों में भी किया जाता है। मानना पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड को, गुरु तो गुरु होता है। आज के प्रश्नों से यह शिक्षा ले लेना। सी, इसके सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है। डी, उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। जल्दी से इसका आंसर दो। अब यहां पर आप कितना फास्ट विचार करके आप आंसर दे सकते हैं, तो फिर मैं आपको मानूंगा कि हां आप खिलाड़ी हैं। चारों ऑप्शन आपके पड़े हैं, लेकिन गलत आंसर क्या है इसका? दोषपूर्ण कथन कौन सा है? लक्ष्मी ने दिया बी और पारस ने दिया सी, और जल्दी से आंसर दो। डरना किस बात से है? एग्जामिनेशन हॉल में शामिल होना है। जब डरना ही है तो फिर तैयारी करने से कोई सेंस ही नहीं रह जाता। आने दीजिए उत्तर, या तो गलत आएगा या सही आएगा। भाई लोग, इसका ऑप्शन ये उल्लाला के संदर्भ में सही है। जिन लोगों ने भी ये आंसर लगाया, आप थोड़ा सा ये करें कि इनका स्वतंत्र, उल्लाला एक स्वतंत्र छंद है। आंसर है यस। और मानना पड़ेगा इस एग्जामिनर को जिसने ऑप्शन बनाया है कि छप्पय छंद में इसका उपयोग होता है, तो हाँ, क्योंकि जब अगर आप इसको ट्रिक से ऐसे याद करते हो छरऊ, तब आप कहते हो कि छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बना है, तो ये आंसर भी सही है। उसने कहा इसके सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं। आंसर है यस। मतलब क्या क्या गजब ऑप्शन बनाया। जनरली आप इसको ऐसे याद करते हो कि इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं, तो उसने उसको उलट दिया और उसने कहा कि सम चरणों में 13 यस, विषम में जो है वो 15 आंसर यस। पर उसने कहा कि उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती नहीं, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। 15-13 होता है, लेकिन 15-13 के साथ 28 का योग नहीं होता। तो इसलिए जो है इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या था? तो ये आंसर, ये क्वेश्चन अपने आप में जिस भी एग्जामिनर ने बनाया है वो सैल्यूट करने लायक है, क्योंकि यहां पर आपको घुमा दिया था तबीयत से। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? डी। अगला पॉइंट आपके पास अगला है, इसमें यहां पर कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण है। गलत मत करना, मैं मानता हूं कि आप हीरो हैं यहां। ऑप्शन ए, कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। बी, कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। सी, कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं। डी, कुंडलिया सममात्रिक छंद है। आना चाहिए, प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बताएं क्या है इसका उत्तर? क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? फास्ट। पारस ने दिया बिल्कुल फास्ट, और वो आंसर आपके पास यहां पर आया है डी। और भी बाकी लोगों ने, लक्ष्मी ने आंसर दिया सी, लक्ष्मी। ये तो इसकी शानदार वाली विशेषता है बेटा। कुंडलिया का दूसरा चरण, मतलब जब इसकी दूसरी लाइन होगी, दूसरी लाइन के जो आखिरी वाले जो पॉइंट होंगे वैसे वैसे जो है तीसरे चरण के प्रारंभ में आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल 100% सही है, शानदार वाली विशेषता है ये। कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा छंद है जिसके दूसरे चरण का अंतिम पॉइंट, अंतिम वाला जो दूसरा चरण है उसका अंतिम चरण तीसरे चरण का प्रारंभ होगा? तो उसका उत्तर आपके पास कुंडलिया। लेकिन उसने कहा कि ये सम मात्रिक है। आंसर है नहीं, ये विषम मात्रिक है, ये संयुक्त मात्रिक है, ये उपजातिक मात्रिक है, लेकिन सम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या था? डी वाला। तो जब अगर आपको यहां से नुकसान होने की संभावना थी तो यहां आप भरपाई कर सकते थे, जब आपको इतना पता होता कि विषम मात्रिक या संयुक्त या उपजाति में 2 नाम आते हैं। कौन से? एक टाइटल आपके पास कुंडलिया और दूसरा
छप्पा है। ठीक, तो इसका आंसर आपके पास क्या है? डी। नेक्स्ट, अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? वैसे आना चाहिए, यहां परिभाषाएं नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि शायद आप सही उत्तर दे पाएंगे। यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है। अच्छे से गौर करना। बी, उत्प्रेक्षा की गणना अर्थालंकार के अंतर्गत होती है। सी, कुछ विद्वान शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर के उभय अलंकार नाम से एक तीसरे अलंकार की भी चर्चा करते हैं। डी, अलंकारों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, शब्दालंकार और एक पॉइंट आपके पास आता है अर्थालंकार। तो उसने आपको पकड़ने का मौका दिया है जो आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पर क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ पाए हो? तो जल्दी से इसका आंसर दें कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं। इसका आंसर यह है क्योंकि उपमा अर्थालंकार है। तो यहां यह छांटना था कि असंगत कौन सा है, क्योंकि शब्दालंकार के अंतर्गत तो गिने चुने नाम है। क्या? तो आपके पास अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा और पुनरुक्त दभास, ये 6 नाम केवल आपके पास शब्दालंकार में आते हैं। तो उसने कहा कि दोनों शब्दालंकार हैं? नहीं, उपमा शब्दा नहीं था। उपमा जो है वो आपके पास यहां पर अर्थालंकार का हिस्सा था, इसलिए इसका उत्तर ए है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां पर, कौन सा कथन सही नहीं है? ए, प्रत्यय प्राय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, गलत मत देना। बी, समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। सी, शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय और संधि का उल्लेखनीय योगदान है। डी, उपसर्ग का प्रयोग प्रायः शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। आना चाहिए आपको, उम्मीद करता हूं आप सही उत्तर देंगे। यमक अर्थालंकार है भाई साहब, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेना अलंकार आज। इसका उत्तर दो अभी है, क्या है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, जो लोग इसका आंसर यहां पर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये परिभाषा सही है, ये परिभाषा सही है। एक हेडिंग आती है ऐसी, शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। ए, संधि से किया जाता है, समास से किया जाता है, उपसर्ग से किया जाता है, प्रत्यय से किया जाता है। तो यह भी सही है। तो उसने यहां पर कहा कि समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। देखो क्या लिख दिया, जरा सा शब्द, जरा सा गलती करी है। अगर यहां पर ऐसा लिखता उपयोगी तो इट इज राइट, लेकिन इस पॉइंट से जो है केवल आपको पकड़ना था भाई। समास, शब्द निर्माण जब करते हैं, संधि का रोल जितना इंपॉर्टेंट है उतना समास का है, उतना ही प्रत्यय का है, उतना ही उपसर्ग का है। तो उसने यहां पर लिख दिया अनुपयोगी है, नहीं उपयोगी है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव करना था। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? तो वो टाइटल आपके पास यहां पर बी उत्तर जो है वो सही नहीं है। ठीक, तो आज का एपिसोड एक बार और इत्मीनान से, शांति से इसको देखना, एक एक प्रश्न पर गौर करना, एक एक ऑप्शन पर गौर करना, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन हॉल में लीडिंग करनी है। लीडिंग करने के लिए आपको अब इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड चालू हो गया जो छोटे छोटे आंसर ना होकर के बड़े बड़े फॉर्म में चलने लग गए। ठीक है, तो आज इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।